फिफ्थ सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स हम जीन इंटरैक्शन के टॉपिक में पढ़ते हैं। जीन इंटरैक्शन हम उस क्रिया को कहते हैं जब किसी जीन के दो अलील्स या कोई दो अलग अलग जीन्स आपस में एक दूसरे पर प्रभाव डालें, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें या किसी एक के प्रेजेंट होने से किसी दूसरे अलील या जीन का प्रभाव बदल जाए। तो इस तरह की सभी क्रियाएं जीन इंटरैक्शन कहलाती हैं। आज हम जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स पढ़ रहे हैं ये जीन इंटरैक्शन नॉन एलिलिक टाइप में आता है। नॉन एलिलिक मतलब इसमें दो जीन्स होंगे जो अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं और एक दूसरे के असर को चेंज करते हैं या एक दूसरे के प्रभाव को बदलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो सबसे ध्यान रखने वाली बात या सबसे याद रखने वाला जो पॉइंट है वो ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स हमेशा इस तरह के जीन्स होते हैं जो डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। डोमिनेंट या प्रभावी अवस्था में जब दो जीन्स आते हैं एक साथ तब वो किसी एक विशेष लक्षण को प्राणी में उत्पन्न करते हैं। और डोमिनेंट अवस्था जो जीन की है अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो वो लक्षण उत्पन्न नहीं हो पाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स पूरक जीन्स भी कहलाते हैं और इस पूरक शब्द से हम ये समझ सकते हैं कि दोनों जीन्स मिलकर साथ में काम करेंगे या एक जीन का जो अधूरा काम है वो दूसरे जीन के द्वारा पूरा किया जाता है। तो इस तरह के जीन्स जो हैं वो पूरक जीन कहलाते हैं। तो सबसे मुख्य पॉइंट आपको जो याद रखना है वो ये है कि ये नॉन एलिलिक जीन्स हैं, अलग अलग लोकेशन पे होंगे क्रोमोसोम, अलग अलग क्रोमोसोम में, और इनमें हमेशा जो डोमिनेंट फॉर्म है, डोमिनेंट अलील है या हम कहें डोमिनेंट जीन है वो जब आता है तभी कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन कंप्लीट हो पाता है। अब हम ये जानते हैं कि डोमिनेंट या प्रभावी अलील हमेशा अपना असर दिखाएगा या अपना प्रभाव उत्पन्न करता ही है अगर वो प्राणी में आ गया है तो। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री जीन के केस में जो दो जीन्स जिनकी हम बात करते हैं वो अलग अलग प्रेजेंट होने पर भी और प्रभावी होने पर भी वो स्पेसिफिक लक्षण उत्पन्न नहीं कर पाते हैं जो कि वो साथ में प्रेजेंट होने पे करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि दोनों एलिलिक हैं, नॉन एलिलिक हैं, डोमिनेंट हैं और इंडिपेंडेंटली वो लक्षण या वो फिनोटाइप उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। केवल वो स्पेसिफिक लक्षण तब उत्पन्न होगा जब दोनों डोमिनेंट जीन एक साथ किसी प्राणी में या किसी पौधे में आए। इस तरह की घटना सबसे पहले बैटसन और पुन्नट ने 1905 में ऑब्जर्व की थी। ये स्वीट पी या लेथारस ओडोरेटस नाम का जो पौधा होता है उसमें देखा गया और इस पौधे की दो अलग अलग प्लांट्स जो कि सफ़ेद फूलों वाले थे उनको आपस में क्रॉस करवाया गया। इन प्लांट्स का दो अलग अलग जो पेरेंटल प्लांट्स थे उनका जो जीनोटाइप था वो प्योर जीनोटाइप था जिसमें एक में सी जीन अपने डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट था और पी जीन रेसेसिव फॉर्म में, जबकि दूसरा जो प्लांट लिया गया उसमें सी रेसेसिव फॉर्म में है और पी जीन अपने डोमिनेंट फॉर्म में। तो हम देख सकते हैं यहाँ पी कैपिटल है, यहाँ पे सी कैपिटल है। तो अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ हम दो अलग अलग जीन्स की बात कर रहे हैं जो एक दूसरे पे असर डालेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। यहाँ एक जीन है सी और दूसरा जीन है पी और इन जीन्स का डोमिनेंट एलील होना ज़रूरी है कॉम्प्लीमेंट्री जीन के केस में। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कैपिटल सी है और यहाँ पर कैपिटल पी है। इस तरह के प्लांट को जब आपस में ब्रीड कराया गया तब यहाँ हम देख सकते हैं कि दो पेरेंटल प्लांट्स हैं, दोनों वाइट फ्लावर वाले हैं और इसमें जीनोटाइप अगर हम ध्यान से देखें तो सी जीन, सी एलील डोमिनेंट फॉर्म में है और पी रिसेसिव में, जबकि यहाँ पे सी रिसेसिव है और पी डोमिनेंट है। दो अलग अलग जीन और इनके अलग अलग फॉर्म्स। तो इनमें जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या गैमेट्स जब बनेंगे तो इस तरह के गैमेट्स बनेंगे
इसमें कैपिटल सी है और स्मॉल पी है, जबकि यहाँ पर स्मॉल सी और कैपिटल पी वाले जीन्स बनते हैं। और इनको आपस में क्रॉस करवाने पर जो F1 जनरेशन बनती है उसमें कैपिटल सी और कैपिटल पी दोनों प्रेजेंट हैं, और ऐसे ही रिसेसिव फॉर्म भी इनकी साथ में है। इस तरह से ये हेट्रोजाइगस है दोनों ही जीन्स के लिए, मतलब कैपिटल सी, स्मॉल कैपिटल पी एंड स्मॉल पी दोनों एलील्स यहाँ प्रेजेंट है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि इस पौधे में पर्पल फ्लावर्स उत्पन्न हो जाते हैं, पर्पल फूलों वाला ही पौधा बनता है। जबकि हमने यहाँ देखा था कि जो पेरेंट्स थे, दोनों ही पेरेंट प्लांट्स, उनमें सफ़ेद फूल बन रहे थे, और इनको जब क्रॉस करवाया गया तो क्रॉस करवाने से इनमें पर्पल फ्लावर बन रहा है। इस F1 जनरेशन को जब आपस में सेल्फ ब्रीड कराया गया तो इनमें जो गैमेट्स बनते हैं वो कैपिटल सी, कैपिटल पी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल पी एंड स्मॉल सी, स्मॉल पी, रिसेसिव फॉर्म। इस तरह से एलील्स गैमेट्स बनते हैं। और इन गैमेट्स से इस क्रॉस को हम जब पुन्नेट स्क्वायर में अरेंज करके हम रिज़ल्ट देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि F2 जनरेशन में 9 जो प्लांट्स हैं, जो फिनोटाइपिक रेशियो हमको मिलता है, 9 प्लांट्स जो हैं वो पर्पल हैं जबकि 7 वाइट हैं। यहाँ जो 2 जीन्स थे कैपिटल सी और कैपिटल पी, इन दोनों ने एक दूसरे के असर को कॉम्प्लीमेंट किया है, एक दूसरे के लक्षण को कंप्लीट किया है, और इसी कारण से जो F2 जनरेशन है उसमें पर्पल फूल प्राप्त हुए हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि जो पर्पल फ्लावर तब बनते हैं जब उनमें पौधे में एंथोसायनिन वर्णक प्रेजेंट हो। और ये वर्णक किस तरह से बनेगा? वर्णक एक रिएक्शन के थ्रू बनता है। प्लांट के अंदर जो रॉ मटेरियल है वो तो प्रेजेंट है, जो पहली रिएक्शन है वो जीन सी, कैपिटल सी से ये कैटलाइज होती है और इसमें क्रोमेजन बन जाता है इस रिएक्शन के थ्रू। या हम कह सकते हैं कि जो पहला जीन था उसका अगर डोमिनेंट फॉर्म प्रेजेंट है, इसका प्रभावी अगर एलील प्रेजेंट है तो ही एंजाइम बनेगा और उसके बाद रॉ मटेरियल से क्रोमेजन बन जाता है। क्रोमेजन जो है वो उसकी प्रेजेंस से अभी पिगमेंट नहीं बना है, लेकिन पिगमेंट बनने की आधी रिएक्शन हो गई है। तो अभी तक ये अवस्था अगर है तो यहाँ पर वाइट फ्लावर ही बनते हैं पौधे के अंदर। लेकिन अगर कैपिटल पी, दूसरा जीन, उसकी भी डोमिनेंट फॉर्म कैपिटल पी प्रेजेंट है तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और दूसरा एंजाइम बनता है जो कि अब इस क्रोमेजन को कन्वर्ट कर देगा एंथोसायनिन में और फाइनली पर्पल पिगमेंट बन जाता है। तो इस तरह से इस रिएक्शन को करने के लिए, कंप्लीट होने के लिए 2 जीन्स रिक्वायर्ड हैं और दोनों ही जीन्स का डोमिनेंट एलील रिक्वायर्ड है, डोमिनेंट फॉर्म रिक्वायर्ड है। तो अगर कैपिटल पी, कैपिटल सी दोनों प्रेजेंट होंगे तभी ये रिएक्शन हो पाती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो यहाँ पर जितने भी स्क्वायर बने हैं, जिस भी स्क्वायर में अगर सी और पी की कैपिटल फॉर्म आ गई है तब वो पर्पल बन जाता है, अदरवाइज़ वहाँ पर वाइट फ्लावर प्रोड्यूस होता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक सी कैपिटल है, डोमिनेंट फॉर्म प्रेजेंट है, और पी की भी एक डोमिनेंट फॉर्म प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर फ्लावर पर्पल बन गया है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं इसमें वाइट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल पी मिसिंग है, मतलब ये जो बाद की रिएक्शन थी ये बाद वाली रिएक्शन नहीं हो पाई है, और ये रिएक्शन तभी होती है जब डोमिनेंट पी अवस्था प्रेजेंट हो। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के केस में जो मेन याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स हमेशा नॉन एलिलिक होते हैं और इनमें 2 जीन्स के डोमिनेंट एलील आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर किसी लक्षण को उत्पन्न करते हैं, और दोनों ही डोमिनेंट फॉर्म किसी रिएक्शन को कैटलाइज करती है और कंप्लीट करती है, तभी जाकर वो लक्षण पूरा होता है या पूरा बन पाता है। इसीलिए इनको पूरक जीन्स कहा जाता है। ये एक दूसरे के अधूरे काम को पूरा करने में हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर किसी लक्षण को उत्पन्न करते हैं। अदरवाइज़ यहाँ जैसे सी और सी प्रेजेंट है, रिसेसिव फॉर्म प्रेजेंट है, तो फ्लावर वाइट बनेगा, फूल सफ़ेद बनेंगे। या इवन अगर एक कैपिटल सी प्रेजेंट है या एक कैपिटल
पी प्रेजेंट है फिर भी फूल जो है वो सफ़ेद ही बनेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन जो थी कंप्लीट नहीं हो पाई। और रिएक्शन कंप्लीट तभी होती है जब सी भी कैपिटल हो, उसका भी डोमिनेंट फॉर्म हो, और पी का भी डोमिनेंट फॉर्म हो। तो इस तरह से दो अलग अलग जीन्स हैं, दो अलग अलग नॉन एलिलिक जीन्स, उनके डोमिनेंट फॉर्म एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स में मेंडल का जो टिपिकल 9:3:3:1 का जो रेशियो हम देखते आए हैं वो बदल कर 9:7 हो जाता है। तो यहाँ पे हमको 9 पर्पल फ्लावर मिलते हैं, 9 पर्पल फूलों वाले पौधे और 7 सफ़ेद फूलों वाले पौधे प्राप्त होंगे। धन्यवाद।